दूसरा दिन है और आज भी कई जिलों के पदाधिकारियों से ये बातचीत होगी। तो कोर कमेटी की बैठक का आज दूसरा दिन है। बीजेपी जिलावार कोर कमेटी की बैठक कर रही है। बता दें कि बैठक में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर हो रही है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी है। आज 14 जिलों के नेताओं के साथ चर्चा होगी और उम्मीदवारों के नाम पर फीडबैक भी लिया जाएगा। कल बैठक से पहले दिन 26 जिलों के उम्मीदवारों पर विचार किया गया था और इसके साथ साथ जिला कमेटियों से फीडबैक भी लिया गया था। पार्टी रणनीति के तहत सभी जिलों से उम्मीदवारों के नामों पर मंथन कर अंतिम सूची तैयार करने की प्रक्रिया जारी रखी हुई है। और देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का महिलाओं के साथ संवाद पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तंज कसा है और कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कितना महिलाओं के लिए काम किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितना महिलाओं के लिए काम किया है, ये सब लोग देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी, आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार के महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपया भेजने का, उनके स्वरोजगार के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए जो काम करने जा रहे हैं, इस पर विपक्ष जो है अभी 10 साल तक सोचते रह जाएगा कि नीतीश कुमार सोशल इंजीनियर किस तरह से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। और देखिए, इस बीच नवादा से बड़ी खबर है, जहां पर डांडिया और गरबा का आयोजन इन दिनों नवरात्र को लेकर के किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच हिंदू संगठनों ने अपना एक विरोध भी जताया है और कहा कि जो गैर हिंदू हैं उनकी प्रवेश पर रोक लगाई जाए। गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की गई है। आयोजकों को चेतावनी भी हिंदू संगठन ने दिया है। बजरंग दल वीएचपी ने उन्हें आगाह किया है और कहा है कि आप आधार कार्ड देखिए और उसके बाद ही उनको एंट्री दीजिए। अगर वो गैर हिंदू हैं तो उनकी एंट्री नहीं होनी चाहिए। बता दें कि गंगा जल तिलक लगाकर और गौमूत्र से शुद्ध करने को लेकर भी आगाह इन हिंदू संगठनों ने किया है। अनिल विशाल हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। अनिल, चूंकि नवरात्र का वक्त है, ऐसे में गरबा डांडिया का आयोजन कई जगहों पर होता है, लेकिन हिंदू संगठन क्या कह रहे हैं आयोजकों को लेकर? देखिए, हिंदू संगठनों का ये कहना है, क्योंकि ये एक साल का मामला नहीं है, क्योंकि ये 2-3 सालों से ये मामला चला आ रहा है, तो आयोजकों को नवादा में जो पिछले कई सालों से हिंदू संगठन जैसे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और छत्रपति शिवाजी संस्था जो है वो काफी एक्टिवली यहाँ काम करते हैं, तो उनका यह शुरू से ये प्रोटेस्ट रहा है कि नवरात्रि और अन्य हिंदू के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में गैर हिंदू के प्रवेश पर रोक लगाई है। और इसको लेकर उन्होंने आयोजकों को भी पहले से भी आगाह किया है कि जो डांडिया के दिन और गरबा के दिन जो लोग, जिन लोगों का आयोजन स्थल पर जो एंट्री होगा, उसमें उनका आधार कार्ड और देख कर ही उसे एंट्री दी जाए। इसके अलावा अगर कोई इस नियम को तोड़ने का कोशिश करता है तो उसे गंगा जल, गौमूत्र और तिलक लगाकर शुद्ध करने का भी काम किया जाएगा। हालांकि आयोजकों की तरफ से अभी इसको लेकर चिंता जाहिर की गई है, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई लिखित कहीं से नहीं आया, मगर उन्हें जो है सो इस तरह की जो बातें जो है हिंदू संगठन के द्वारा बता दी गई है। हालांकि इस पर अभी स्थानीय प्रशासन का अभी तक कोई बयान नहीं आया है, मगर नवादा में पिछले कई सालों से बिना कोई व्यवधान के गरबा और डांडिया नाइट जो है वो राम दशहरे के अवसर पर वो शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है। मगर इसका विरोध जो है वो हिंदू संगठन पहले से भी किया ही है और उन्हें कई बार ऐसी सूचनाएं मिलती है कि इस तरह के आयोजन स्थल में कई गैर हिंदू जो है उसमें प्रवेश कर जाते हैं और व्यवधा पैदा करते हैं। तो इस साल भी हिंदू संगठनों ने आयोजकों को एक बार फिर से आगाह किया है। जी, चलिए, शुक्रिया अनिल इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, छत्तीसगढ़ के रायपुर से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पर इस गरबा डांडिया आयोजन में अश्लील गीत बजाए गए और फुहरता देखने को मिले, जिसके बाद से अब यहां भी हिंदू संगठनों ने एक अभियान छेड़ रखा है इसके खिलाफ कि आखिर यहां सख्ती बरतने की जरूरत है। तो रायपुर से एक खबर सामने आई है, जहां पर अश्लीलता फैलाने, धार्मिक आयोजन में अभद्रता करने वालों को लेकर के बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने बड़ा अभियान छेड़ दिया है। हिंदू संगठनों ने आयोजकों से आधार कार्ड देखकर गरबा आयोजनों में प्रवेश लेने और गौमूत्र और गंगा जल से शुद्धिकरण की अपील की है।
चंदन टीका लगाएंगे। अपील जो आप कर रहे हैं, क्या लगता है आयोजक इस अपील को मानेंगे? क्योंकि हर समय इस तरीके से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। गरबा समिति हमारी बात को बहुत, जो आए हैं हमारे पास माने हैं, हमारी बात का समर्थन कर रहे हैं और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जाकर हर एक गरबा में जाएगा और वहाँ निरीक्षण भी करेगा, जांच करेगा। हर गरबा पंडाल में अपने 4-4, 5-5 बजरंग दल के कार्यकर्ता रहेंगे जो चेक करेंगे इस चीज़ को कि ये चीज़ सही हो रही है कि गलत हो रही है। जिस गरबा में समिति में अगर ये गलत पाया गया कि यहाँ पर गलत हो रहा है तो वहाँ जाके विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जाके उग्र आंदोलन करेगा और उस गरबा को बंद कराने का। जी बिल्कुल, टोलियां बनाई हैं आप लोगों ने हर गरबा में जाने के लिए, तो किस तरीके से टोलियां काम करेगी? भैया हमको लगेगा मतलब गलत है वहाँ, बिल्कुल हम मतलब वहाँ रहेंगे। और देखिए, नीतीश सरकार इस चुनावी साल में लगातार हर वर्गों को कह सकते हैं कि तोहफा देती हुई दिखाई दे रही है और ऐसे में श्रमिकों के लिए भी एक बड़ा फैसला, बड़ा ऐलान किया गया है कि न्यूनतम मजदूरी जो है वो मजदूरों की बढ़ाई गई है। बता दें कि नीतीश सरकार ने चुनावी साल में श्रमिकों को लेकर बड़ा फैसला किया है। श्रम संसाधन विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर ये जानकारी दी है। इस अधिसूचना के मुताबिक श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की गई है। नई मजदूरी दरें 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होंगी। अधिसूचना के मुताबिक अति कुशल कामगारों को प्रतिदिन 660 रुपए, कुशल कामगारों को 541 रुपए, अर्ध कुशल कामगारों को 444 रुपए और अकुशल मजदूरों को 428 रुपए न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी। इस अधिसूचना के बाद बिहार में राजनीति भी शुरू हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं, जिसमें उन्होंने न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाने का घोषणा किया है, ऐलान किया है। निश्चित रूप से इससे हमारे कामगार भाई बहन जो हैं उनके जीवन में आर्थिक समृद्धि आएगी, उनका जीवन स्तर बेहतर होगा। एनडीए की डबल इंजन की सरकार मोदी जी की विजन में और नीतीश जी की कर्मठशीलता के कारण से लगातार हर वर्ग के लोगों का ध्यान रखते जा रही है। नीतीश कुमार जी ये बताएं कि पिछले 20 वर्षों में उनकी निकम्मी नकारी सरकार ने बिहार के श्रमिकों को कुशल बनाने के लिए कौन से प्रयास किए और कितने श्रमिक उन्होंने कुशल बनाए। दूसरी बात, उन्होंने न्यूनतम वेज बढ़ा दिया। श्रम तो है नहीं, काम तो है नहीं, तो वेज मिलेगा कैसे? मजदूरी के लिए तो दूसरे राज्यों में ही जाके यहाँ के मजदूरों को गम और गालियां खानी है। आपके यहाँ काम होगा तब ना मजदूरी मिलेगी। देखिए, यही असली सामाजिक न्याय है। श्रमिकों के न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि एक सरकारी निर्णय मात्र नहीं, बल्कि यह गरीब, मेहनतकश वर्ग और श्रमिक वर्ग के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का माननीय नेता नीतीश कुमार जी का संकल्प भी है। विपक्ष केवल नारेबाजी करता है और नीतीश कुमार जी धरातल पर उतरकर काम करते हैं। श्रमिकों की सुरक्षा योजनाएं हो या उनके कल्याण की योजना हो या अब न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि हो, यह दर्शाता है कि बिहार में यदि श्रमिकों के हितों का असली संरक्षक कोई है, उनकी चिंता करने वाला कोई है, तो केवल और केवल नीतीश कुमार जी हैं। और देखिए, बिहार में अपनी सियासी जमीन एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी तलाश रहे हैं और इस बीच एक बड़ा दावा कर दिया है कि बिहार में मुसलमानों का कोई नेता नहीं है। और इस दावे के बाद सब बिहार की सियासत भी सुलग गई है। अलग अलग पार्टियां मुसलमानों को लेकर के क्या सोचती है, किस तरीके से खुद को हितैषी बता रही है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बिहार चुनाव में मुसलमान वोटर्स हमेशा से एक बड़ा फैक्टर रहा है। हर पार्टी अपने अपने हिसाब से मुसलमानों की हितैषी बनती है, खुद को मुसलमानों का नेता जताने की कोशिश करते हैं। इसी बीच अब एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कह दिया है कि बिहार में सभी जातियों के नेता हैं, लेकिन 19% वाले मुसलमानों का कोई नेता नहीं है, जिनकी जिम्मेदारी अब हम पर है। अरे बिहार की सियासत की तल्ख हकीकत ये है कि राजपूत है तो उसका नेता है, भूमियार है तो उसका नेता है, कुशवाहा कुर्मी है तो उसका नेता है, यादव है तो उसका नेता है, पासवान है तो उसका नेता है, मांझी है तो उसका नेता है। अगर किसी का नेता नहीं है तो 19% मुसलमानों का नेता नहीं है। मुझे बोलने दीजिए, इसकी जिम्मेदारी किसी हद तक हम पर भी आयद होती है। ओवैसी ने जब खुद को मुसलमानों का नेता बताया तो बिहार की सियासत गर्मा गई। बीजेपी ने पार्टी में मुसलमान नेताओं का नाम तक बताकर ओवैसी को घेरने की कोशिश की। ओवैसी जी, अपना ज्ञानवर्धन करिए, मुसलमानों को बरगलाइए नहीं। देश में मुसलमानों के एक से बढ़कर एक नेता है। एपीजे अब्दुल कलाम, मोहम्मद शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी,
बीजेपी के बाद जेडीयू ने भी ओवैसी पर हमला करते हुए कहा कि ओवैसी को सिर्फ चुनाव के समय ही मुसलमान क्यों याद आते हैं। ओवैसी साहब, बिहार के अल्पसंख्यकों की चिंता आप केवल चुनाव के समय ही क्यों करते हैं? उन्हें धर्म और जाति के आधार पर मत बांटिए। वहीं आरजेडी ने तो लालू प्रसाद यादव को मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी और नेता बता दिया। गांव में कहावत है, मुंह मियां मिट्ठू बनना, और ओवैसी साहब वही कर रहे हैं। बिहार की आवाम, बिहार के अल्पसंख्यक समाज के लोग जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने इस प्रदेश के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए कितने कामें किए हैं। आरजेडी ने लालू प्रसाद को मुसलमानों का नेता बताया तो लगे हाथ कांग्रेस ने भी पार्टी में मुसलमान नेताओं के नाम गिनवा दिए। किशनगंज से कई सारे जो मुसलमान हैं, जो माइनॉरिटी से आते हैं, हमारे यहाँ बड़े बड़े पदों पे हैं। आप देख लीजिए ना, विधायक दल के नेता शकील अहमद खान हो गए, हमारे जावेद जी जो 3 टर्म के एमपी हैं, वो केंद्रीय कमेटी से हैं, उनसे बड़ा नेता कौन हो सकता है। चुनावी मौसम में हर कोई मुसलमान वोटर्स को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भाईजान का साथ किसे मिलता है ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। पटना से न्यूज़ 18 के लिए अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने जीएसटी पर खुलकर बात की। जीएसटी को लेकर कहा कि जो नया जीएसटी रिफॉर्म हमने किया उसका असर आने वाली पीढ़ियों के लिए भी होगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि भारत के विकास की नई गाथा लिखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की प्रतिबद्धता के साथ अपने उद्योग, व्यापारियों और नागरिकों के साथ खड़ा है। 3 दिन पहले जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार लागू हुए। जीएसटी में बदलाव संरचनात्मक सुधार हैं जो भारत की विकास गाथा को नई उड़ान देंगे। ये जीएसटी पंजीकरण को सरल बनाएंगे, कर विवादों को कम करेंगे और एमएसएमईज को तेजी से रिफंड सुनिश्चित करेंगे। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के कमिटमेंट के साथ अपनी इंडस्ट्री, अपने ट्रेडर्स, अपने नागरिकों के साथ खड़ा है। अभी 3 दिन पहले ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू किए गए हैं। जीएसटी में हुए बदलाव भारत की ग्रोथ स्टोरी को नए पंख देने वाले स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं। इन रिफॉर्म से जीएसटी रजिस्ट्रेशन आसान होगा, टैक्स डिस्प्यूट्स कम होंगे और एमएसएमईज को रिफंड भी तेजी से मिलेंगे। अब खबर पटना से है, जहां पर फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज मामले में अब ईओयू ने इस पूरे केस को सीबीआई को सौंपने की तैयारी कर ली है। बता दें कि ईओयू की तरफ से जानकारी भी इस पूरे मामले को दी गई है कि इस मामले को सीबीआई को सौंपा जाएगा। बता दें कि सीबीआई को सौंपने की तैयारी को लेकर ईओयू के डीजी नैयर हसनैन खान ने न्यूज़ 18 को कई जानकारी भी दी। उनके मुताबिक इसके तार सिर्फ बिहार या देश के दूसरे राज्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि विदेशों में भी इसके तार फैले हैं। इस कारण से ईओयू इस मामले को सीबीआई को देने की तैयारी में है। फर्जी एक्सचेंज मामले की जांच जो है वो ईओयू लगातार तेजी से कर रही है और अब जो जानकारी मिल रही है ईओयू के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, उसके मुताबिक इस मामले की जांच जो है आर्थिक अपराध इकाई जो है वो अब सीबीआई को सौंपना चाहती है और इसको लेकर के जल्द ही पुलिस मुख्यालय को पत्र लिखेगा ईओयू और फिर पुलिस मुख्यालय उस पत्र को गृह विभाग को भेजेगा। गृह विभाग जो है वो केंद्र सरकार को भेज करके इस पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई से करवाने का अनुरोध करेगी। चूंकि इसमें यह जो मामला है वो बिहार ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के साथ साथ विदेशों तक उसके तार जुड़े हुए हैं और इसी को लेकर के आर्थिक अपराध इकाई चाहती है कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई के स्तर पे हो और इसी की तैयारी जो है वो ईओयू कर रही है। ईओयू के एडीजी जो हैं वो नैयर हसनैन खान जो है उनसे जो बात हुई तो उन्होंने बताया है कि बिल्कुल इस बात को लेकर के जो है वो
तैयारी की जा रही है कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई को सौंपी जाए। बताते ये चले कि नेपाल के सीमा से लेकर के वाराणसी और समस्तीपुर तक फर्जी एक्सचेंज से चल रही करोड़ों की ठगी का यह मामला है और इसका जो सरगना है वो अंजनी कुमार स्वतंत्र उर्फ नेताजी बताया जा रहा है। आर्थिक अपराध इकाई ने इस मामले में अब तक कार्रवाई करते हुए 3 साइबर फ्रॉड चंद्रवली सिंह, मुन्ना कुमार और कासिफ महफूज को पकड़ा है और इनके तार बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बेंगलुरु से लेकर के विदेशों में म्यांमार, नेपाल, चीन, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया के साथ साथ दक्षिणी पूर्वी एशिया के कई देशों से जुड़े पाए गए हैं। और बताते ये चलें यहाँ पे एक बड़ी खबर ये भी है इसमें कि जो सरगना है अंजनी कुमार स्वतंत्र उर्फ नेताजी, इसके खिलाफ पश्चिम बंगाल में भी जो बंगाल पुलिस है उसने फर्जी एक्सचेंज चलाने का मामला जो है वो दर्ज कर रखा है। कहीं न कहीं कह सकते हैं कि ये पूरा मामला जो है वो काफी बड़ा होता जा रहा है और इसी कारण से इस मामले को सीबीआई को सुपुर्द करने का इरादा जो है, मन जो है वो ईओयू ने बनाया है और इसकी तैयारी में ईओयू की टीम जो है वो जुटी हुई है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। बिहार के विधानसभा चुनाव में अति पिछड़ों को साधने की कोशिश में हर राजनीतिक दल जुटा हुआ है। महागठबंधन की तरफ से भी अति पिछड़ों को लेकर के सम्मेलन किया जा रहा है, योजनाएं तैयार की जा रही है, लेकिन इस पर जो है अब जेडीयू के अति पिछड़ा समाज से आने वाले सांसद रामप्रीत मंडल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 2006 में पंचायत में आरक्षण लागू करने के कारण ही मुखिया बना, उसके बाद अति पिछड़ा कोटे के कारण ही 2 बार ब्लॉक प्रमुख बना, उसके बाद 2 बार अति पिछड़ा का बेटा समझकर मुझे सांसद बनाया। सीएम नीतीश कुमार हमेशा वंचितों और पिछड़ा अति पिछड़ा के लिए काम करते हैं। अति पिछड़ा वोटर मोदी जी, नीतीश जी को छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं है। अभी जो कांग्रेस वाले अति पिछड़ा के बारे में सोच रहे हैं उसके भूल भुलैया में कोई जाने वाला नहीं। सबसे पहले मैं बता दूं, मैं जीता जागता एक उदाहरण और प्रमाण हूं आपके सामने कि अति पिछड़ा के लिए जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 2006 में मुखिया के सीटों में रिजर्वेशन दिया, उस रिजर्वेशन से मैं मुखिया बना। उसी कोटे से, अति पिछड़ा के कोटे से मैं 2 बार प्रमुख भी बना। अब प्रमुख बनने के बाद प्रमुख के दरमियान में 2019 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अति पिछड़ा का बेटा समझ करके मुझे ये एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट दिए और आपके बीच में मैं 2 बार का सांसद बना हूं। तो जो सोच हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का है, बहुत सारे लोग 2009 में हमारे मुख्यमंत्री जी के जदयू से, उनके पार्टी से जीत करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, फिर अभी दूसरे पार्टी के जाकर गोद में बैठ गए हैं। और देखिए दरभंगा से खबर है जहां पर एक घटना सामने आई थी, जहां पर एक ज्वेलरी दुकानदार की हत्या कर दी गई थी। सोना कारोबारी की हत्या से सनसनी फैली थी और इस हत्याकांड को तब अंजाम दिया गया जब राहुल कुमार शाम को अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान बहादुरपुर थाना क्षेत्र के हाजीपुर में पहले से घात लगाकर बैठे बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई। हत्या के बाद स्थानीय विधायक और मंत्री संजय सरावगी से राहुल के परिवार की मुलाकात कर मौत पर दुख जताया। लेकिन यह दुखद घटना है, गोली चलाकर हत्या की गई है। यह किसी हालत में भी बर्दाश्त योग्य बात नहीं है। अभी हम लोग प्राथमिक रूप से यही सूचना मिली है कि वहाँ पे गोली चली है। हम लोग आसपास के सीसीटीवी और ये भी खंगाल रहे हैं। सूचना का ये तो सत्यापित है कि उनकी मृत्यु हुई है, बाकी अग्रतर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि क्यों घटना हुई, कैसे घटना हुई। और चलिए न्यूज़